दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज के इस टॉपिक में अपन चर्चा करने वाले हैं चित्रकला पर। चित्रकला के वो टॉप MCQs फैक्ट के साथ मैं कराऊंगा। यदि आपने इस वीडियो को, जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, ध्यान से देख लिया तो चित्रकला वाला टॉपिक आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक चित्रकला। कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो हर भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। चलो, पहला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिए, जो 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। मैंने वो प्रश्न लिए हैं जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ गए हैं। किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं चित्रकला से और उनको फैक्ट के साथ बताने का पूरा प्रयास करूंगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले आपके आनंद कुमार स्वामी हैं। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। अब आनंद कुमार स्वामी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स के नाम से प्रकाश में लाए थे। ध्यान रखना है, राजपूत पेंटिंग्स नाम से राजस्थानी चित्रकला को प्रकाश में लाने वाले हैं। प्रश्न बन जाए तो आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, अब 1916 याद रखें, 1916 ईस्वी में राजपूत चित्रकला का इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया था। कब किया था? 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग्स नाम से। ठीक है, एक और है, और यहां से एक प्रश्न और बन सकता है। वो बनेगा कि भाई वैज्ञानिक विभाजन करने वाले तो आनंद कुमार स्वामी हैं, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स का 1916 में, लेकिन आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे आप अच्छी तरह से देख ले एक बार। राजस्थान की जो आधुनिक चित्रकला है, आधुनिक चित्रकला, यहां से प्रश्न बनता है, आधुनिक चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो वो ध्यान रखना आपको, कुंदन लाल मिस्त्री। आपको क्या याद रखना है? कुंदन लाल मिस्त्री। ठीक है, यहां से दो प्रश्न चित्रकला के ये बनते हैं। आधुनिक चित्रकला, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कुंदनमल मिस्त्री। किसे दिया जाता है? कुंदनमल मिस्त्री। और यदि आपसे पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए आनंद कुमार स्वामी। किस नाम से इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया? तो ध्यान रखना आपको, राजपूत पेंटिंग्स नाम से इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। कब किया? तो याद रखना 1916 ईस्वी में। मोटे मोटे यहां से ये प्रश्न बन रहे, बिल्कुल फैक्ट के साथ कराऊंगा, शानदार कराऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देख ले। और अंत में मैं कुछ फैक्ट आपको बेसो के चितेरा, नीड़ के चितेरा, आधुनिक चितेरा किसे कहा जाता है वो भी बताऊंगा। तो पूरा जरूर देखें वीडियो। अगला प्रश्न चलते हैं, तो ध्यान से देखिए। ये भी 2022 की भर्ती परीक्षा में आ गया है। मैंने सारे वो प्रश्न लेने का प्रयास किया जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ गए हैं और वर्तमान में फैक्ट के साथ कैसे परिवर्तन द्वारा आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, यानी राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ध्यान रखना, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। ये याद रखना है, यहाँ से ये प्रश्न
बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। देखो प्रश्न में अंतर है, वापस उस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या पूछा है, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो वो आपका मेवाड़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मेवाड़। अब अगला प्रश्न देखिए, यह क्या कह रहा है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कहाँ था। ठीक है, लेकिन अब आपको आरंभिक मुख्य केंद्र के आंसर देने से पहले आपको जो विकल्प दे रखे हैं उनको अच्छी तरह से देखना है। तो अच्छी तरह से इन विकल्प को देखिए, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र, इन विकल्प के आधार पर यदि आंसर दिया जाए तो वो आपका हो जाएगा बूंदी। क्या हो जाएगा, बूंदी। तो आरंभिक मुख्य केंद्र राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का कहां पर है, तो वो बूंदी में हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न वापस देखिए, दूसरा प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान पूछा जाए तो मेवाड़। ठीक है, और आपसे पूछा जाए विचारधारा का आरंभिक मुख्य केंद्र कहां था, तो वो आपका हो जाएगा बूंदी। कहां हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। देखो बूंदी में प्राकृतिक सौंदर्य के महत्वपूर्ण चित्र बने गए हैं। तो बूंदी में किस प्रकार के चित्र, तो याद रखना आपको प्राकृतिक सौंदर्य का, प्राकृतिक, कई बार प्रश्न आपसे बन सकता है कि प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रांकन कौन सी शैली में किया गया है, तो वो आपकी बूंदी शैली हो जाएगा, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, दूसरा यहां से बनेगा बूंदी शैली में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पशु पक्षियों के चित्रण सर्वाधिक कौन सी शैली में हुए, तो याद रखें आप पशु पक्षियों की चित्रण शैली, पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ, कई बार यहां से प्रश्न बनता है, तो वो आपका बूंदी होगा। तो बूंदी से दो प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। एक आपका प्राकृतिक सौंदर्य के सर्वाधिक चित्रांकन कौन सी शैली में हुआ है, राजस्थान की चित्रकला के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं अपन फैक्ट के साथ, तो वो हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य बूंदी में। और पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्रण या चित्र कौन सी चित्र शैली में हुए, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी शैली। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भित्ति चित्रों का चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है। मैंने आपकी चित्रकला वाले टॉपिक में 2020 से 2024 तक कौन कौन से प्रश्न बने हैं, कैसे बने हैं चित्रकला से, उसको फैक्ट के साथ बता रहा हूं आपको। ये देखो, ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। अच्छी तरह से देखो क्या कह रहा है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए, भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति अपनाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना आराइश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आराइश कहा जाता है। अब इसको आराइश, जो भित्ति चित्र को चिरकाल तक जीवित रखने की एक पद्धति है, शैली है, तो इसमें क्या होता है उसको ध्यान से देख लीजिए। देखो इसका एक अन्य नाम यदि पूछा जाए तो आपका वो हो जाएगा फेस्को। क्या हो जाएगा, फेस्को बुनो, ये याद रखना है। इसका एक अन्य नाम क्या है, फेस्को बुनो। ठीक है, ताजी पलस्तर की हुई नम भित्ति पर किए गए चित्रण को ताजी मिट्टी से पलस्तर किया जाता है, फिर उस पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको फेस्को बुनो कहा जाता है। उसका ही एक अन्य नाम है आरायस। ध्यान रखना है, जो भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखती है। अच्छी तरह से देख लेना, फेस्को बुनो किसे कहा जाता है, ध्यान रखना। आराइश का ही दूसरा नाम है फेस्को बुनो। और ये क्या होती है, गीली मिट्टी से पलस्तर किया जाता है,
फिर उस पर जो चित्रांकन किया जाता है गीली मिट्टी पर, उसको फ्रेस्को बुनो कहा जाता है और इसको आराइश भी कहा जाता है। याद रखना है। एक और यहाँ से बनता है, इस पद्धति को राजस्थान में आराइश कहा जाता है या दूसरा नाम इसका आला गीला, क्या कहा जाता है, आला गीला पद्धति, ये याद रखना है। ठीक है। वैसे इस पद्धति का नाम है जो गीले पलस्तर पर जो चित्रांकन किया जाता है उस पद्धति का नाम फ्रेस्को बुनो है, जिसे राजस्थान में आराइश कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में। इसका नाम क्या है? ध्यान रखना, आराइश। ये क्या काम आती है? भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखती है। ठीक है। और इसका एक अन्य नाम आलागीरा पद्धति भी है। ठीक है। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है, ये पद्धति फ्रेस्को बुनो जिसे राजस्थान में आराइश कहा जाता है, अकबर एवं जहांगीर के शासनकाल में, याद रखना है आपको, अकबर और जहांगीर के शासनकाल में, इन दोनों के शासनकाल में इटली से ये पद्धति आई थी। कहां से आई थी? इटली से। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में इटली से फ्रेस्को बुनो नाम से गीली मिट्टी पर चित्रांकन पद्धति भारत में आई थी और इसे राजस्थान में आराइश या आलागीरा पद्धति कहा जाता है। ये याद रखना है। एक और प्रश्न बनता है, अब इसी पद्धति को फ्रेस्को बुनो को राजस्थान में आलागीरा या आराइश कहा जाता है और शेखावाटी क्षेत्र में, याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र में इसी पद्धति को, शेखावाटी क्षेत्र में इसी पद्धति को जिसमें चित्रांकन होता है पन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छी तरह से नोट करना, पन्ना, ये नाम अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो देखो, इस पद्धति का 4 प्रकार के नाम हो गए और यहां से कई बार प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न बनता है, फ्रेस्को बुनो पद्धति क्या है? तो यह है चिरकाल तक भित्ति चित्रों को जीवित रखने की पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? गीली मिट्टी पर चित्रांकन किया जाता है फ्रेस्को बुनो। इसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? आराइश या आलागीरा पद्धति। और शेखावाटी क्षेत्र में इसी पद्धति को पन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पन्ना। ये अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और इन भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी क्षेत्र में आपने देखा होगा ओपन आर्ट गैलरी है। क्या है? ओपन, शेखावाटी क्षेत्र में ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भित्ति चित्रों वाली जो चित्रांकन पद्धति है उसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जिसे शेखावाटी में कहते हैं, ये 2020 में अभी बताया मैंने। शेखावाटी में क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, पन्ना। क्या कहा जाता है? पन्ना। और ओपन आर्ट गैलरी है शेखावाटी में, ओपन आर्ट गैलरी, याद रखना है, ओपन आर्ट गैलरी। ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपको याद रखना है, भित्ति चित्रों से संबंधित है। किससे संबंधित है? भित्ति चित्रों से संबंधित है। ठीक है। जिसे शेखावाटी में पन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, पन्ना। पन्ना क्या है? एक भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने वाली पद्धति जिसे भारत में फ्रेस्को बुनो, राजस्थान में आराइश और शेखावाटी में पन्ना कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? 2020 में आया हुआ पंचतंत्र चित्रांकन के लिए कौन सी शैली? तो ध्यान रखना है, पंचतंत्र चित्रांकन सर्वाधिक मारवाड़ अंचल में हुआ था, तो मारवाड़ शैली है। कौन सी शैली है?
तो मारवाड़ शैली है जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए मानी जाती है। देखो मारवाड़ के दो शासक हुए हैं, एक विजय सिंह, याद रखना है विजय सिंह, और दूसरे हैं मान सिंह, विजय सिंह और मान सिंह। मारवाड़ के शासक विजय सिंह और मान सिंह के समय भक्ति रस और दूसरा वीर रस, दूसरा कौन सा, सॉरी भक्ति रस और श्रृंगार रस, इसे याद रखें। विजय सिंह और मान सिंह के समय भक्ति रस और श्रृंगार रस, ठीक है ना। श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए, सर्वाधिक चित्र तैयार किए गए, सर्वाधिक चित्र, यह भी प्रश्न बन सकता है। सर्वाधिक चित्रांकन हुआ किसके समय में, भक्ति रस और श्रृंगार रस का चित्रांकन मारवाड़ शैली में किसके शासनकाल में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है विजय सिंह और मान सिंह के समय सर्वाधिक चित्रांकन भक्ति रस और श्रृंगार रस का किया गया, ठीक है। जिसमें, और ये भक्ति रस और श्रृंगार रस के अंतर्गत पंचतंत्र, ये जो आपका पंचतंत्र है, पंचतंत्र, और दूसरा चित्र आप नाथ चरित्र, याद रखें मारवाड़ के चित्र, नाथ चरित्र, भागवत और शुक नासिक चरित्र, शुक नासिक चरित्र चित्र बने। पंचतंत्र, नाथ चरित्र, भागवत, शुक नासिक चरित्र किसके समय में, विजय सिंह और मान सिंह के समय में। भक्ति रस और श्रृंगार रस के किसमें, कहां पर, मारवाड़ चित्र शैली में। तो पंचतंत्र आया है 2020 में। पंचतंत्र का चित्रांकन के लिए कौन सी चित्र शैली मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना मारवाड़, ठीक है। अगला यहां से अगर प्रश्न बनाता है परीक्षक, तो वो क्या बनाएगा कि पंचतंत्र चित्रांकन मारवाड़ चित्र शैली में किसके समय में हुआ, तो आपको ध्यान रखना विजय सिंह और मान सिंह के समय में। भक्ति रस और श्रृंगार रस में सर्वाधिक चित्रण है, और उसी में आता है आपका पंचतंत्र, नाथ चरित, भागवत और शुक नासिक। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए, कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली के लिए एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ जनजीवन, ठीक है, और चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए चोखा महल जोधपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मारवाड़ चित्र शैली के लिए, और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा प्रसिद्ध है महल, चौका महल। याद रखना है। गला खराब है फिर भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कमेंट करते रहे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। किसके कथना अनुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी हाल ही में 2024 की भर्ती परीक्षा में देखो चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला में से कथन के प्रश्न भी बनते हैं। ये देखो कथन वाला प्रश्न बना है। देखो किसके कथना अनुसार राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है, यानी राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है, बिल्कुल है। क्योंकि किशनगढ़ शैली का आपको प्रमुख चित्र ध्यान होगा, सावत सिंह की प्रेयसी बनी ठणी का चित्र, ठीक है ना। तो बिल्कुल राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है ये कथन किसका है, तो याद रखना है राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है,
ये श्री कुमार स्वामी ने कहा था। किसने कहा था? श्री कुमार स्वामी ने। अच्छी तरह से नोट करें, कथन वाले प्रश्न भी कई बार बनता है। यदि इस वीडियो को जो हर भर्ती परीक्षा के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं आपको राजस्थानी चित्रकला में यहाँ से प्रश्न जरूर मिल जाएगा। फैक्ट के साथ कराऊंगा, शानदार कराऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ जाए। राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास के साथ हिंदी एवं हिंदी साहित्य का शानदार वीडियो देने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो IG हिंदी एकेडमी नाम से, IG हिंदी एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ पर आपको रोजगार की और प्रश्न उत्तरी मिलती रहेगी, तो उससे जरूर जुड़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखना। यह पूछ रहा है नहीं है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो स्त्री सुंदरता बिल्कुल है। टिक लगाते रहे। पेपर सॉल्व करने का तरीका भी आपको साथ साथ बताऊंगा मैं, कि यदि नहीं है पूछ रहा है तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थानी चित्रकला में स्त्री सुंदरता बिल्कुल है। विषय वस्तु की विविधता बिल्कुल, ये भी सही है। राजस्थानी चित्रकला में विषय वस्तु की विविधता पाई जाती है। ठीक है, फिर ये अगला देखो, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। चित्रकार का नाम अंकित ये राजस्थान में नहीं मिलता है। ठीक है, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा वीरता का समावेश, बिल्कुल ये भी है। तो आपका इसमें विशेषता नहीं है का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बिल्कुल स्त्री सुंदरता है, विषय वस्तु की विविधता है और आदर्श हिंदू जीवन परंपरा वीरता का समावेश। बिल्कुल राजस्थान वीरों की भूमि रही है। ठीक है, और मारवाड़ तो विशेष रूप से वीरों की भूमि है। तो यहाँ पर हिंदू जीवन परंपरा वीरता का समावेश होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला शैली का मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 में आया, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो देखो, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल माना जाए तो वो आपका 17वीं सदी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? 17वीं सदी। अब देखो, 16वीं शताब्दी में याद रखना है आपको, 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में तो राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ। ठीक है, और 17वीं शताब्दी को चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है। ये हो गया। अब राजस्थानी चित्रकला का 17वीं सदी को स्वर्णिम काल किसने माना, ये प्रश्न बन सकता है। तो इस पर देखो, कार्ले, नाम याद रखना है आपको। कार्ले, क्या नाम है? कार्ले खंडावला। कार्ले खंडावला ने 17वीं शताब्दी को, याद रखना है 17वीं शताब्दी, याद रखना है आपको 17वीं शताब्दी किसने माना? कार्ले खंडावला, ये नाम याद रखना है। कार्ले खंडावला ने राजस्थानी चित्रकला शैली को 17वीं सदी या शताब्दी में स्वर्णिम काल माना है। वैसे राजस्थानी चित्रकला का यदि आपसे विकास पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला का विकास हो गया था। और कार्ले खंडावला, याद रखना है कार्ले खंडावला। वापस देख लेते हैं एक बार, कार्ले खंडावला, ये नाम जरूर याद रखें आप। ठीक है, इसने 17वीं शताब्दी को
राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत मोस्ट इंपोर्टेंट आयाम तथा कलावृत्त संस्थाएं किस जिले में स्थित है? ये जो संस्थाएं हैं वो चित्रकला के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आयाम तथा कलावृत्त संस्थाएं कहाँ है? तो राजस्थान में चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था आयाम तथा कलावृत्त संस्था, याद रखना है यहाँ से, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। चित्रकला के विकास की संस्था का नाम भी आपको याद रखना है, आयाम तथा कलावृत्त। अब देखो, चित्रकला के विकास की कुछ प्रमुख और संस्थाएं अपन उसको भी नोट कर लेते ताकि यहाँ याद हो जाएगी आपको। तो आयाम एवं कलावृत्त तो आपको मालूम पड़ गया, ये तो है यहाँ पर संस्था। ठीक है, और यहां पर अपन लिख देते हैं स्थान। अब देखो, आयाम एवं कलावृत्त, आयाम एवं कलावृत्त, ये संस्था कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जयपुर में। ये राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। दूसरा और देखो, चितेरा, चितेरा या दोरा, याद रखना, ये भी प्रश्न कई बार बनता है। चितेरा या दोरा जो राजस्थानी चित्रकला को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है, तो ये चितेरा और दोरा कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये एक संस्था है जो चित्रकला के विकास को आगे बढ़ाती है और वो आपकी जोधपुर में स्थित है। तो आयाम एवं कलावृत्त जयपुर में है, चितेरा या दोरा कहाँ पर है? जोधपुर में है। कुछ एक दो और संस्था का देख लेते हैं। क्रिएटिव, क्या? क्रिएटिव संस्था का नाम देखो, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, क्रिएटिव आर्टिव ग्रुप, और दूसरी नाम है पैग, पैग। ये दोनों संस्था भी कहां पर स्थित है? एक तो क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पैग, पैग भी याद रखें, ये पैग भी राजस्थानी, ये सारी राजस्थानी चित्रकला, याद रखना, राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी संस्थाएं हैं जो चित्रकला को आगे बढ़ाती है, राजस्थानी चित्रकला की संस्था है। तो आयाम या कलावृत्त जयपुर में है, चितेरा और दोरा कहाँ पर है? जोधपुर में। याद रखना, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पैग, याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं पैग क्या है? तो राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं हैं जो राजस्थान की चित्रकला को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान दे रही है। तो वो कहाँ पर है? तो ये दोनों भी जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पैग कहाँ पर है? जयपुर में है। एक इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखें, मैं यहाँ लिखता हूँ, संस्था है टखमण, टखमण 28 और तुलिका, याद रखें आप, तुलिका कलाकार परिषद। टखमण 28 कई बार पूछा जाता है, टखमण 28 क्या है? कई बार अनाजों का नाम दे देते हैं, ठीक है, और दूसरे आभूषण का नाम दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टखमण 28 या तुलिका कलाकार परिषद, ये क्या है? चित्रकला के विकास में कार्यरत संस्था है। टखमण 28 कोई अनाज का नाम नहीं है, ध्यान रखना है। और ये संस्था कहाँ पर स्थित है? इसे याद रखें आप, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? तो उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। आयाम कलावृत्त चित्रकला हेतु कार्य संस्था कहाँ है? जयपुर में। वापिस याद करें, टाइम लगे लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूरा तैयार होना चाहिए। चितेरा दोरा संस्था कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ पर है?
जयपुर में है। और पैग जो चित्रकला से संबंधित है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। और टकमण और तुलिका कलाकार परिषद जो राजस्थानी चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत एक संस्था है वो कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है टकमण 28 उदयपुर में है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लघु चित्रकला की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा 22 में आया हुआ है, किसके द्वारा पेश किया गया था? क्या लघु चित्रकारी? याद रखना प्रश्न से एक और प्रश्न बन रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लघु चित्रकारी का एक अन्य नाम है, क्या है वो? याद रखें आप, मिनिएचर पेंटिंग्स। क्या नाम है? मिनिएचर पेंटिंग्स। ये किसे कहते हैं? लघु चित्रकारी को। लघु चित्रकारी यानी हाथी दांत पर या वस्तु पर जो चित्रकारी की जाती है उसे लघु चित्रकारी, या याद रखें आप मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, तो लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है ये मुगलों द्वारा भारत में सर्वप्रथम लाई गई थी। किसके द्वारा? मुगलों द्वारा। इसका अन्य नाम क्या है? मिनिएचर पेंटिंग्स। याद रखें जो छोटी वस्तु या हाथी दांत पर अति लघु व सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये लघु चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जो मुगलों द्वारा लाई गई है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है लघु चित्रकारी जिसे मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं वो आपके जोधपुर की फेमस है। और कहाँ की है? तो याद रखना है जोधपुर के बाद में जयपुर की फेमस है। ठीक है, और उसके बाद में याद रखना है आपको किशनगढ़। ठीक है, ये तीन आपको याद रखना है। किस नाम से याद रखना है? तो मिनिएचर पेंटिंग्स। चित्रकला में मिनिएचर पेंटिंग्स जो छोटी वस्तुओं या हाथी दांत पर छोटा छोटा सूक्ष्म या लघु चित्रांकन किया जाता है उसे मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता है, ये याद रखना है। और ये जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़ की फेमस है। और भारत में सर्वप्रथम मिनिएचर पेंटिंग्स किसके द्वारा लाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मुगलों द्वारा लाया गया था। मेरे हिसाब से यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? 2022 में आया। पहले प्रश्न में मैंने आपको बता दिया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो राजपूत पेंटिंग्स मैंने कहा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन जो आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया गया था, है ना। वैज्ञानिक विभाजन किया गया था राजस्थानी चित्रकला का। ठीक है, तो उन्होंने राजपूत पेंटिंग्स नाम से एक पुस्तक लिखी थी। तो कब लिखी थी? तो याद रखना है 1916 ईस्वी में। याद रखना है क्या लिखा था? राजपूत पेंटिंग्स नाम से एक पुस्तक लिखी थी। वो क्या थी पुस्तक? तो याद रखना ये भी राजस्थानी। इस पुस्तक में क्या है? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन है। क्या है? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नाम से एक राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था और इस नाम से प्रसिद्ध है ये। और राजस्थान की आधुनिक चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? दूसरा एक प्रश्न था, आपने ध्यान से देखा होगा। तो आधुनिक जो चित्रकला थी राजस्थान की, ध्यान दिया हो आपने, आधुनिक चित्रकला उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता? तो मैंने एक नाम लिखा था कुंदन लाल।
याद रखना है कुंदन लाल मिस्त्री। क्या याद रखना है? कुंदन लाल मिस्त्री याद रखना है, जो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 राजपूत पेंटिंग्स नाम से। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्न में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को करने से पहले अगर नहीं है तो उस पर गोला कर दे। आपको कि इसमें से नहीं निकालना है। क्या निकालना है? कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, मेवाड़ स्कूल, यहाँ से अगले प्रश्न भी याद करते रहे। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ होती है? तो नाथ द्वारा होती है बिल्कुल, और देवगढ़ शैलियाँ, तो ये राइट है। नाथ, मेवाड़ स्कूल में नाथ द्वारा और देवगढ़, इसको भी याद रखें। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत किशनगढ़ और नागौर शैली होती है, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ होती है, जोधपुर होती है, ठीक है, ये मारवाड़ स्कूल में होती है। हाड़ौती स्कूल में देखो कोटा और बूंदी शैलियाँ, बिल्कुल ये भी सही है। अब अपन को निकालना है नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगी ढूंढाड़ स्कूल। चावंड और उदयपुर शैलियाँ, बिल्कुल नहीं है। चावंड और उदयपुर मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। किस में आती है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। कौन सी? चावंड और उदयपुर शैलियाँ। जबकि यहाँ ढूंढाड़ में दे दिया, तो आपका ये हो जाएगा आंसर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? 2023 में आया है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो ध्यान से देखिए, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग अगर माना जाए तो वो कौन सा है? आपको ध्यान होगा, राजा नागरिक दास या सावंत सिंह, जो 1748 ईस्वी के लमसम है। अब राजा नागरिक दास या सावंत सिंह, इनका मूल नाम सावंत सिंह था और इनकी एक प्रेसी थी, आपको ध्यान हो तो बणी ठणी नाम से इन्होंने एक पेंटिक्स बनाई, जो राजस्थान नहीं पूरे विश्व में फेमस हुई थी बणी ठणी नाम से। ठीक है, राजा नागरिक दास, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम राजा नागरिक दास या सावंत सिंह के समय में है। देखो, राजा नागरिक दास या जिसका मूल नाम है सावंत सिंह, जो किशनगढ़ के राजा थे, ठीक है ना, राजा रूप में इनके भ्राता से सत्ता के लिए संघर्ष होता है, तो उससे ये रूस कर कौन? सावंत सिंह जी, अच्छी तरह से देखें, सावंत सिंह जी अपने भ्राता से रूस कर वृंदावन चले जाते हैं और साथ में इनकी प्रेसी बणी ठणी भी चली जाती है और वह वृंदावन में जाकर ये भक्ति रस में रंग जाते हैं और बणी ठणी का चित्रांकन करते हैं और वो वहाँ वृंदावन में जाकर फिर इनका नाम हो जाता है राजा नागरिक दास। क्या नाम हो जाता है? राजा नागरिक दास हो जाता है और बणी ठणी नाम की इनकी फेमस चित्रांकन की चित्र प्रसिद्ध होती है। अगला देखते हैं, बणी ठणी पेंटिंग संबंधित है, तो बणी ठणी पेंटिंग्स आपको ध्यान में रहेगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, बणी ठणी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है बणी ठणी। अब बणी ठणी पेंटिंग्स, इसका आंसर हो गया राजा सावंत सिंह के समय में। ठीक है, अब देखो, बणी ठणी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह या नागरिक दास की क्या थी? मैंने बता दिया पहले ही, प्रेसी थी। क्या थी? प्रेसी थी या प्रेमिका थी बणी ठणी। ठीक है, जिसका चित्रांकन किया था। ठीक है, अब 1778 में याद रखना है बणी ठणी से इसको, 1778 ईस्वी में इस बणी ठणी पेंटिंग्स पर
डाक टिकट जारी होता है। डाक टिकट क्या होता है? डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी होता है। कब? 1778 ईस्वी में। कितने का होता है? तो ध्यान रखना 20 पैसों का। 20 पैसे का डाक टिकट 1778 में जारी होता है, ध्यान रखना है। अब इसके चित्रकार कौन है बनी ठनी के? तो याद रखना है, चित्रकार का याद रखना है, जो प्रमुख चित्रकार है मोर ध्वज। याद रखना है कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद्र। मोर ध्वज निहाल चंद्र, ये है बनी ठनी के प्रमुख चित्रकार। और बनी ठनी कौन है? किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह। सावंत सिंह याद रखना है, सावंत सिंह, जो अपने भ्राता से सत्ता के लिए संघर्ष होने पर कहाँ चले जाते हैं? ध्यान रखना है, वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन चले जाते हैं और भक्ति रस में डूब जाते हैं। साथ में इनकी प्रेसी भी जाती है, ये भी याद रखना है, जो बनी ठनी थी, ठीक है। और वहां जाकर भक्ति रस में फिर इनका नाम हो जाता है नागरी दास। ये याद रखना है, क्या नाम हो जाता है? नागरी दास। तब याद रखना चित्रकार मोर ध्वज बनी ठनी, जो सावंत सिंह की प्रेसी थी, उसका चित्रांकन करता, चित्र बनाता, जो फेमस हो जाता है। 1778 में डाक टिकट जारी होता है इस पे 20 पैसे का। कितने का होता है? 20 पैसे का। अब इस किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो उसे जरूर आप नोट करें, यह जाता है एरिक डिक्सन को। याद रखें, एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन। और दूसरा क्या है? फैयाज अली। फैयाज, याद रखें, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, इन दोनों को किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का, बनी ठनी पेंटिंग्स को प्रकाश में लाने का प्रमुख योगदान रहता है किसका? एरिक डिक्सन और फैयाज अली। यहां से कई बार प्रश्न बनता है, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने, अब याद रखना, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी पेंटिंग्स के बारे में क्या कहा? भारतीय मोनालिसा कहा है। किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने। याद रखना है, क्या याद रखना है? एरिक मोस्ट है डिक्सन ने किसके बारे में कहा? तो ध्यान रखना, बनी ठनी पेंटिंग्स के बारे में। बनी ठनी जो पेंटिंग्स है उसको क्या कहा है? तो याद रखना, भारतीय कला इतिहास में, भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा, मोनालिसा का है। क्या कहा है? मोनालिसा। याद रखना है, भारतीय कला इतिहास में एरिक डिक्सन ने बनी ठनी चित्र को भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा नाम से उद्बोधित किया है, ठीक है। वर्तमान में ये जो बनी ठनी पेंटिंग्स है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ कहाँ पर है। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में कहाँ है? किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में। कहाँ पर है ये? याद रखना है, वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में। कहाँ पर है? अजमेर, बिल्कुल अजमेर संग्रहालय में ये बनी ठनी पेंटिंग्स रखी हुई है। याद रखना। तो मोटे मोटे यहाँ से बनी ठनी से जो प्रश्न बनते हैं, इसको किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले एरिक डिक्सन और फैयाज अली। याद रखना है, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा है। 1778 में इस पर एक डाक टिकट जारी हुआ 20 पैसे का। अब बनी ठनी का चित्रकार कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद्र। याद रखना है, कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद्र, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक हो गया। अगला प्रश्न ले,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी, याद रखना चित्तेरों की ओवरी कहां पर है, तो ध्यान रखना उदयपुर में प्रश्न से भी प्रश्न बनाते हुए चले। राजमहल में चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की, ये देखो 2024 में आया हुआ है। तो उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी की स्थापना महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, याद रखना है महाराणा जगत सिंह प्रथम ने क्या किया, चित्तेरों की ओवरी, याद रखना चित्तेरों की ओवरी की स्थापना की है। ठीक है, इनका समय कब है, 1628 से, याद रखना 28 से 52। चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, किनका, महाराणा जगत सिंह प्रथम का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। और इन्होंने चित्तेरों की ओवरी नाम की संस्था की स्थापना की थी और चित्रकारों को पूरा सम्मान दिया करते थे महाराजा जगत सिंह प्रथम। इनके काल को मेवाड़ की रघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की लघु चित्रशैली, जो लघु चित्रशैली है, लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल। अब प्रश्न बनेगा, मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो याद रखना महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को, जिन्होंने चित्तौरों की ओवरी की स्थापना की थी, मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। लघु चित्रशैली का, याद रखना लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के। ठीक है, अब जो चित्तेरों की ओवरी है, इसका एक अन्य नाम भी है तस्वीर और कारखाना। क्या कहा जाता है, तस्वीरों कारखाना, याद रखना तस्वीरों को कारखानों कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना है उदयपुर में। ठीक है, किसने स्थापित किया, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है, जो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चित्रकला का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चित्रकला टॉपिक को मैं 2 पार्ट में विभाजित करना उचित समझ रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो दूसरे पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरे पार्ट में मैं कुछ और प्रश्न लूँगा, मतलब मेरा उद्देश्य है चित्रकला के 40 से 50 प्रश्न द्वारा फैक्ट के साथ राजस्थानी चित्रकला को आपको शानदार ढंग से कराना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की चित्रकला का दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आपके सामने प्रश्नावली के साथ लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।